एपिसोड 21। अब आगे। सिंघानिया मेंशन में आज बहुत ज्यादा चहल पहल थी। हर तरफ मेहमानों की भीड़ थी और बाहर चारों तरफ मीडिया वाले थे, पर गार्ड मीडिया वालों को अंदर नहीं आने दे रहे थे। रुक्मणी कहाँ है? प्राची बेटा तनिष्क, अभी तक कोई भी नीचे नहीं आ रहा। मैं तो उनको कब का कहकर आई हूँ आलोक जी, पर अभी तक वह आए ही नहीं। आप रुके, मैं देखती हूँ, आप यहाँ संभालिए। इतना कह रुक्मणी जी ऊपर की ओर चले जाते हैं और आलोक जी चारों ओर मेहमानों के साथ बातें करने लगते हैं। वहीं पर महेश जी भी खड़े थे। उनका चेहरा बिल्कुल मुरझाया हुआ था। वह ये शादी नहीं चाहते थे, पर वह कुछ कर भी नहीं पा रहे थे। वहीं उनकी ऑपोजिट राधिका जी के चेहरे पर चमक थी और वह बहुत ही ज्यादा खुश थे। रुक्मणी जी प्राची के रूम के डोर को नॉक किया तो अंदर से टीना बोली, अंदर आ जाए। रुक्मणी के अंदर जाते हैं, उनकी नज़र अपने सामने खड़े दोनों लड़कियों पर जाते हैं जो बिल्कुल तैयार हो चुके थे। मिश्का, जिसने एक येलो कलर की सिंपल लहंगा पहनी थी ऑफ शोल्डर ब्लाउज के साथ, वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी। और टीना ने भी एक येलो और वाइट कलर की लहंगा पहनी थी जिसमें वह भी बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी। उन दोनों को देख रुक्मणी जी मुस्कुरा कर बोली, तुम दोनों बहुत प्यारी लग रही हो, पर मेरी बहू कहाँ है? रुक्मणी जी के इतना कहते ही वॉशरूम के डोर को ओपन करके प्राची बाहर आती है। उसने इस वक्त दुपट्टे को अपने ऊपर लपेटी हुई थी और वह कुछ घबराई हुई लग रही थी। प्राची, जिसने चेहरे पर हैवी मेकअप किया हुआ था, पिंक लिपस्टिक अपने बालों को स्टाइल से बांधे हुए खुला छोड़ दिया था, येलो कलर की फ्लावर की ज्वेलरी, वह बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। अरे बेटा, तुम ऐसे दुपट्टे को अपने ऊपर लपेट के क्यों घूम रहे हो? इसे ठीक से पहनो, शायद तुझे दुपट्टे ठीक से पहनना नहीं आ रही है। रुक, मैं तुझे पहना देती हूँ। मिश्का इतना कहकर प्राची के ओर बढ़ती है तो बात ही पीछे चली जाती है। क्या हुआ है दी, आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? आप लोग बाहर जाए, मैं दुपट्टे को ठीक से पहन कर मैं बाहर आती हूँ, प्राची सबको देखते हुए बोली। टीना, मिश्का, तुम दोनों जाओ, मैं प्राची को लेकर आती हूँ, रुक्मणी जी ने कहा। रुक्मणी जी की बात सुनकर टीना और मिश्का को अजीब लगती है, पर वो दोनों चुपचाप वहां से बाहर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद रुक्मणी जी प्राची के पास आते हैं जो अपनी सिर झुकाए खड़ी थी। रुक्मणी जी प्राची के ऊपर से दुपट्टे को हटाना चाहती है, पर प्राची दुपट्टे को कस के पकड़ रुक्मणी जी को देखती है। बेटा, मुझे देखने दो, मुझे पता है कुछ तो बात है, क्या हुआ मुझे देखने दो। इतना कहकर वह दुपट्टे को हटा देते हैं और जब प्राची के बॉडी को देखती है तो उनकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। प्राची के नेक, कॉलर बोन, कमर, हर जगह पर बाइट के पर्पल और नीले निशान थे और साथ में उसके कमर, गर्दन और पीठ पर लाल निशान थे। ये सब देख रुक्मणी जी की आंखें हैरानी से फैल जाती है और वह प्राची को देखने लगते हैं जो इस वक्त अपनी आंखें नीचे करके खड़ी थी। बहबहान, आंटी अलजी, मेरी बॉडी पर एनर्जी निकल आए हैं, आप टेंशन मत करना, आप नीचे जाए, मैं अभी मेकअप से सब कुछ कवर करके आती हूँ, प्राची ने अटक अटक के कहा। रुक्मणी जी अपने हाथ को आगे करके प्राची के चेहरे को ऊपर करती है। रुक्मणी जी की आंखों में आंसू आ गए थे। प्राची के हालत को देखकर रुक्मणी जी की आंखों में आंसू देख प्राची के भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। प्राची रोते हुए रुक्मणी जी को गले लगा लेती है तो रुक्मणी जी भी उसके सिर को सहलाते हुए रोते हुए, मुझे माफ कर देना बेटी, मैं सब कुछ जानते हुए भी तुझे इस नर्क में धकेल नहीं हूँ, पर मैं क्या करूँ, मैं भी तो एक माँ हूँ ना। प्राची उनसे अलग होकर आंखों से आंसू पहुँचकर, मैंने क्या आपको कुछ कहा? मैं आपको समझ सकती हूँ और यह सब कुछ भी नहीं है, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा मेकअप से ये सब छुप जाएगी, ऊपर की चोट है ना। प्राची की बात सुनकर रुक्मणी जी अपनी आंखों से आंसू पहुँचते हैं और प्राची के सिर को सहला के उसके फोरहेड पर हल्के से किस कर बोली, तनिष्क बहुत लकी है कि उसे तुम मिल रहे हो और तुम देखना, उसे एक दिन तुम्हारी कीमत का पता चलेगा, उसे समझ आएगा कि तुम कितनी कीमती हो। रुक्मणी जी की बात सुनकर प्राची कुछ नहीं कहती, बस हल्का सा मुस्कुरा देती है। रुक्मणी जी प्राची के पेट, कमर, गर्दन, हर जगह पर मेकअप करके सारे मार्क को छुपा देते हैं और फिर प्राची को लेकर नीचे चले जाते हैं। नीचे हॉल में सभी बेसब्री से प्राची और तनिष्क का वेट कर रहे थे। तभी ऊपर से चलते हुए प्राची आती है जिसकी चेहरा घूंघट से ढकी हुई थी, पर उसकी बॉडी देखकर ही पता चल रहा था वह कितनी ज्यादा अट्रैक्टिव है। सभी उसे ही देख रहे थे, सभी उसकी चेहरा देखना चाहते थे, पर सभी को पता था कोई उसकी चेहरा नहीं देख सकते। प्राची को ले जाकर उसके लिए सजाए मंडप पर बिठा देते हैं तो प्राची घूंघट के अंदर से ही अपनी आंखें तिरछी करके साइड में देखती है जहां पर तनिष्क बैठने वाला था, पर तनिष्क वहां पर नहीं था, जिसे देख प्राची थोड़ी उदास हो जाती है। आलोक जी, आप जरा तनिष्क को बुलाकर लाइए, अभी तक वह आए क्यों नहीं, क्या कर रहा है? रुक्मणी जी आलोक जी के पास जाकर उनसे बोले। आलोक जी अपना सिर हाँ में हिला कर जाने ही लगे थे, तभी ऊपर से चलते हुए तनिष्का आता है। तनिष्क को देखते ही सबकी नज़र तनिष्क पर जैसे जम सा जाता है। तनिष्क ने एक येलो शेरवानी पहना था, अंदर वाइट कुर्ता, वाइट पजामा, वालों को जेल से सेट किए हुए, उसके चेहरे पर एक अलग ही रोब और कठोरता था जो उसे और ज्यादा अट्रैक्टिव बना रहा था।
तनिष्क को देख वहां पर आए सारी लड़कियों की धड़कन थम से जाती है और वह लोग प्यार से तनिष्क को देखने लगते हैं। वही प्राची भी घूंघट के अंदर से तनिष्क को ही देख रही थी और तनिष्क को देखते ही उसकी आंखें तनिष्क के ऊपर जम सी गई थी। तनिष्क आकर सीधा दूसरे साइड मंडप पर बैठ जाता है। तनिष्क के बैठते ही रस रस में शुरू हो जाते हैं और सभी एक एक करके प्राची और तनिष्क को हल्दी लगाने लगते हैं। शौर्य जी, हल्दी तो हो रही है, कुछ देर बाद शादी भी हो जाएगी, हमारा प्लेन का क्या? डोंट वरी टीना, बस हल्दी हो जाने दो, उसके बाद जब प्राची रूम में जाएगी ना तभी हम अपना काम करेंगे, क्योंकि हल्दी के बाद सीधा शादी के टाइम ही प्राची को कोई ढूंढेगा, उससे पहले प्राची बिल्कुल अकेली रहेगी। मिष्का टीना के कान में धीरे से बोली, मैंने सारा इंतजाम कर दिया है, बस तुम दोनों अपना काम जो मैंने कहा है वो कर देना, गड़बड़ मत करना। शौर्य अभी उन दोनों को समझाते हुए धीरे से कहा, डोंट वरी भैया, हम अपनी काम अच्छे से कर देंगे। मिष्का मुस्कुराते हुए बोली, हाँ मैं यही प्रे करता हूँ। इतना कहकर शौर्य वहां से चला जाता है। शौर्य की बात सुनकर मिष्क और टीना मुंह बना लेती है। देखते ही देखते हल्दी का रस्म हो जाता है और इस बीच प्राची ने घूंघट के आड़ से कई बार तनिष्क को देखी था, पर तनिष्क एक बार भी प्राची की तरफ नहीं देख रहा था। हल्दी के रस्में हो जाने के बाद मिष्का और टीना प्राची को लेकर ऊपर की ओर जाने लगते हैं। तभी रुक्मणी जी उनको रोकते हुए, मिष्का तुम उसे कहाँ ले जा रहे हो? तुम्हें पता है ना, हमारे यहाँ पर हल्दी के बाद हस्बैंड वाइफ को लेकर जाते हैं, वह भी अपनी गोद में, तो तुम दोनों उसे कहाँ ले जा रहे हो? रुक्मणी जी मिष्का और टीना को देख बोले तो वो दोनों रुक जाते हैं। रुक्मणी जी तनिष्क को देख, तनिष्क मॉम मैं नहीं कर सकता, इसके पास पैर है, ये खुद से चला जाएगा। तनिष्क यहाँ पर बहुत लोग हैं, कोई सीन क्रिएट मत करो, प्राची को रूम तक ले जाओ और उसके बाद तुम उसे उसके रूम में छोड़कर अपने रूम में जा सकते हो। रुक्मणी जी ने धीरे से तनिष्क से कहा। तनिष्क एक गहरी सांस छोड़कर प्राची के पास जाता है और प्राची के देखे बिना ही उसे अपनी गोद में ले लेता है और वहां से सीढ़ियों से चलते हुए ऊपर की ओर चला जाता है। प्राची तनिष्क की गोद में बिल्कुल सहमी हुई थी, वह अंदर से बहुत ज्यादा खुश थी, पर फिर भी उसके अंदर एक डर सी थी, क्योंकि उसे पता था तनिष्क इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं है और न वह उसे पसंद करता है। तनिष्क प्राची को प्राची के रूम तक ले आता है तो प्राची तनिष्क के गोद से उतरने की कोशिश करती है, क्योंकि उसे लगा था तनिष्क उसे रूम में लाकर ही छोड़ देगा, पर तनिष्क प्राची को नहीं छोड़ता और उसे लेकर सीधा वॉशरूम में चला जाता है। वॉशरूम में आते ही प्राची डरने लगती है, उसे याद आ जाती है कि कैसे तनिष्क वॉशरूम में उसे ले आकर उसके ऊपर टॉर्चर करता है, जिस वजह से उसके बॉडी में अभी भी पेन है और निशान भी। प्राची डर से सिकुड़ जाती है, जो तनिष्क भी महसूस करता है। प्राची इतनी ज्यादा डर गई थी कि उसे पसीने आने लगे थे। तनिष्क प्राची को शावर के नीचे खड़ा कर देता है और उसे देखते हुए उसके घूंघट को हटा देता है। प्राची, जिसने इस वक्त अपनी आंखें नीचे झुकाई हुई थी और वह डर से पसीना पसीना हो गई थी, पर इस वक्त भी वह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी और उसके ये डर उसे और ज्यादा खूबसूरत बना रहा था। तनिष्क एकटक प्राची को देखने लगता है, जो डर के मारे अपनी नज़र भी नहीं उठा रही थी। तनिष्क प्राची के चेहरे को देखते हुए उसके बिल्कुल पास चला जाता है और प्राची के कमर को पकड़ साइड से शावर को ऑन कर प्राची को वाल से सटा देता है। शावर का पानी उन दोनों के ऊपर गिर रहा था और इससे प्राची की डर ज्यादा बढ़ गई। तथा तनिष्क जी अभी आप अपने रूम में जाए, प्राची डरते हुए कहा। उसकी बात सुनकर तनिष्क, जो प्राची के करीब आ रहा था, वो रुक जाता है और उसकी आंखें कठोर हो जाता है। उसका पकड़ प्राची के कमर पे कस जाता है। अभी भी तुम्हारे पास वक्त है, ये शादी मत करो, तनिष्क ने अपने कोल्ड वॉइस में कहा। मैंने आपसे पहले भी कहा है, ये शादी मैं नहीं तोड़ूंगी। प्राची अपने चेहरे को ऊपर करके तनिष्क को देख बोली, तुम पछताओगे, बहुत ज्यादा पछताओगे, तुम्हें अपने इस फैसले पर अफसोस होगी। तुम चाहे जिस लिए भी शादी कर रहे हो, पर ये तुम्हारी लाइफ की सबसे बड़ी गलती होने वाली है। इतना कहकर तनिष्क वॉशरूम से बाहर निकल जाता है। तनिष्क के जाते ही प्राची शावर के नीचे ही वाल से सटके बैठ जाती है और रोने लगती है। कुछ देर बाद वह अपनी आंखों से आंसू पहुंचकर शावर को बंद करके भीगे हुए हालत में ही रूम में आती है और अपने हैंडबैग को खोलकर उसमें से उसी कमरबंद को बाहर निकालती है जिसे मिष्का ने उसे दी थी। शुक्र है कि मैंने इस कमरबंद को अपने कमर से खोल दिया था जब मुझे ये पता चला कि आप किसी और से प्यार करते हैं। अगर मैं ऐसा नहीं करती तो आपको पता चल जाता कि मेरे दिल में आपके लिए क्या है, पर अब क्या फ़ायदा जब आप मेरे ही नहीं है तो। पर यह चीज़ मैं हमेशा अपने पास रखूंगी, यह मेरी बेस्ट फ्रेंड की दी हुई एक अनमोल तोहफा है मेरे लिए, और इसमें जो नाम लिखा है ना, वह भी मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अनमोल है। ये सब कहते हुए प्राची की आंखों में आंसू आ गए थे। तभी उसके रूम में टीना और मिष्का आते हैं और उन दोनों के हाथ में ही खाने की प्लेट थी। दिया, आप भीगे कैसे? तू वहां नहाने गई थी क्या? अगर नहाने गई थी तो ऐसे भीगे हुए क्यों बाहर आ गई? वह दरअसल मैं नहाने ही गई थी, पर मुझे फिर कुछ याद आ गई। तुम लोग बैठो, मैं कुछ ही देर में आती हूँ। इतना कहकर प्राची वॉशरूम की ओर जाने लगती है। मिष्का दी, कुछ करिए, अभी 5 मिनट के अंदर हमें अपना काम करना होगी वरना प्रॉब्लम हो जाएगी।
टीना की बात सुनकर मिश्का टीना को देख अपनी आंखें बंद कर फिर प्राची को रोकते हुए, प्राची रुक। मिश्का की बात सुनकर प्राची रुक जाती है। प्राची के रुकते ही मिश्का खाने की प्लेट को टेबल पर रख, ये जूस पी ले फिर चले जाना, सुबह से कुछ नहीं खाया तूने। मैं कपड़े बदल कर आती हूँ, मतलब अच्छे से नहा लूँ फिर पी लूँगी। दी पहले पी कर जाऊँ ना, ये थोड़ा सा जूस पीने में कितनी टाइम लगेगी। प्राची उन दोनों को देखती है और फिर मिश्का के हाथ से जूस के गिलास को लेकर एक ही सांस में जूस पी जाती है और गिलास को मिश्का के हाथ में देकर, अब खुश, मैंने पी लिया। प्राची की बात सुनकर मिश्का और टीना दोनों खुश होते हुए कहते हैं, हाँ खुश। उन दोनों की बात सुनकर प्राची वॉशरूम में चली जाती है और मिश्का और टीना एक दूसरे को देखते हैं। उन दोनों के चेहरे पर एक डेविल स्माइल थी। क्या प्लेन है मिश्का, शौर्य और टीना की? क्या बल तय शादी रोक पाएंगे? एपिसोड 22 शादी संपन्न हुई। अब आगे। टीना और मिश्का एक दूसरे को देखकर डेविल स्माइल पास कर ही रहे थे, तभी उनके कान में वॉशरूम से धड़ाम से कुछ देने की आवाज आती है। इस आवाज को सुनकर वह दोनों जल्दी से वॉशरूम में जाते हैं तो अंदर प्राची बेहोश होकर पड़ी थी। मिश्का, दी चलिए हम दी को उठाकर बाहर तक ले जाते हैं, पीछे की गेट पर शौर्य जी ने कार रेडी करके रखा है। हम लेकर तो जाते, पर अगर हम दोनों ऐसे पकड़कर प्राची को लेकर जाएंगी तो ज़्यादा टाइम लगेगा और हो सकता है इस बीच कोई हमें देख भी ले। तो अब हम क्या करें? समुंदर के किनारे इस वक्त बिल्कुल सन्नाटा पसरी हुई थी, बस वहां पर बहुत सारी लड़कियों की रोने की और चिल्लाने की, करहाने की आवाज़ सचहाई दे रही थी। यह आवाज़ समुंदर की कुछ दूरी पर एक क्रूज से आ रहा था जो 3rd फ्लोर तक था और बहुत ही बड़ा था। उसी क्रूज में कुछ लोग बड़े बड़े ट्रॉली भर रहे थे और उन लोगों के चेहरे पर मास्क पहना हुआ था, जिस वजह से उनका चेहरा नहीं दिख रहा था। अंदर हजारों की तैनात पर लड़कियां थीं जिनकी उम्र 16 से 25 तक थी और उन्हीं में से कुछ लड़कियों के साथ कुछ लड़के जबरदस्ती कर रहे थे और यह सब वह सारी लड़कियां बैठे देख रही थी। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह उन लड़कियों को बचाना चाहती थी पर उनके हाथ पर बंधे हुए थे, वह लोग कुछ भी नहीं कर पाते। उनके दिल में बस यही डर सता रहा था, कहीं अगली बार ही उनकी ना हो। सिंघानिया मेंशन। शौर्य प्राची के रूम में आता है और सीधा वॉशरूम में घुस टीना और मिश्का को एक बार देखने के बाद प्राची को अपने गोद में उठाकर रूम से बाहर निकल कर लाता है। टीना और मिश्का भी चारों ओर देखते हुए शौर्य के साथ ही चलने लगती है। कुछ देर में ही वह सब पीछे की गेट से मेंशन से बाहर आ गई थी। शौर्य जल्दी से प्राची को कुछ दूर खड़ा कार में ले जाकर पैसेंजर सीट पर बिठाकर खुद भी जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। टीना, तुम प्राची के साथ चले जाओ, मैं घर संभाल लूंगी और तुम दोनों जल्दी से आ जाना। मिश्का की बात सुनकर टीना जल्दी से कार में पीछे की सीट पर बैठ गई और फिर देखते ही देखते मिश्का की आंखों से कार ओझल हो गई और फिर मिश्का भी चुपचाप पीछे की गेट से मेंशन के अंदर चली गई। मिश्का प्राची के रूम की ओर जाने लगती है, तभी वह देखती है राधिका जी भी प्राची के रूम की ओर ही जा रही थी। राधिका जी को प्राची के रूम की ओर जाते देखा मिश्का की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और फिर कुछ सोचते हुए वह जल्दी से राधिका जी के पास जाती है। आंटी, कहाँ जा रहे हैं आप? मैं तो प्राची के रूम में जा रही हूँ, मुझे उससे कुछ बात करना है। बात करना है? क्या बात करना है? और प्राची तो अभी रेस्ट कर रही है, शाम को शादी है ना, इस वजह से अभी वह सो रही है, तो अभी तो आप उससे बात नहीं कर सकते, आप बाद में आ जाएगा। सही है, पर सोने की क्या जरूरत है? ऐसा तो नहीं है कि रात भर शादी होगी, 2-3 घंटे ही लगेंगे, कोई ना आराम कर रही है तो आराम करे। बरबराते आते हुए राधिका जी वहां से चले गए। राधिका जी के जाते ही मिश्का अपने दिल पर हाथ रख एक गहरी सांस छोड़ती है और फिर दौड़ते हुए प्राची के रूम में जाकर डोर को अंदर से लॉक कर लेती है। शौर्य अपने कार को एक बंगले के अंदर ले जाता है और फिर कार से बाहर आकर प्राची को गोद में लेकर बंगले के अंदर जाने लगता है। टीना भी उसके पीछे पीछे ही जा रही थी। शौर्य प्राची को एक रूम में ले जाकर उसे बेड पर लिटा देता है और टीना को देखते हुए, कबर्ड में मैंने पहले से प्रांशु के लिए कपड़े ला कर रखे हैं, जल्दी से चेंज करा दो, भीगी हुई है, इसे ठंड लग जाएगी। दी को मैं चेंज कराऊं? टीना ने आंखें बड़ी बड़ी करके पूछा। तो क्या तुम्हें लगता है मैं चेंज कराऊंगा? शौर्य ने उसे घूर कर कहा। नहीं, मेरे कहने का मतलब वह नहीं था। वह क्या है, नादी को पसंद नहीं है कोई भी दी को चेंज कराए, ये सब दी पसंद नहीं करती है, वह मुझे बहुत डांटेंगे। ठीक है तो तुम बाहर जाओ, मैं चेंज करा देता हूँ, डांट मैं खा लूंगा। कितना बड़ा बेशर्म है ये लड़का, कैसी कैसी बातें कर रहा है, गंदा। इतना सोचकर टीना अपने चेहरे पर जबरदस्ती की स्माइल लाकर बोली, इसकी कोई जरूरत नहीं है, डांट मैं भी खा सकती हूँ, आप बाहर जाए। टीना की बात सुनकर शौर्य चुपचाप बाहर चला जाता है और फिर टीना कबर्ड में रखे प्राची के कपड़े को निकाल के प्राची को पहना देती है। कुछ देर बाद टीना बाहर आती है और शौर्य को देखते हुए, शौर्य जी, हमें दी को कुछ खिला देना चाहिए, सुबह से कुछ भी नहीं खाया, बस एक वह जूस।
अभी अगर हम तुम्हारे दी को खिलाने जाए ना तो बह उठकर हमें ही खा जाएंगी। यहाँ पर मेड है, वह तुम्हारे दी को खिला देंगे, अगर ना भी खाए तो बस कुछ घंटों की ही बात है। चलो अब यहाँ से जल्दी। आपको तमीज नहीं है क्या, जो मेरे साथ ऐसे बात कर रहे हैं? इसमें तमीज वाली क्या बात है? मैंने कैसे ही बात कर लिया? आप एक नंबर के बदतमीज लड़के हैं, आप बिल्कुल अपने भैया की तरह गंदे। इतना कहकर टीना गुस्से में अपने पैर पटक के वहां से चली जाती है। और तुम बिल्कुल अपने दीदी की तरह नहीं हो न खचरी। इतना कहकर शौर्य भी टीना के पीछे पीछे चला जाता है। तनिष्क अपने रूम में था और फोन में किसी से बात कर रहा था। शनाया कम डाउन, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे तो मैं क्या करूं? तुमने कहा था ना यह शादी नहीं होगी, पर अब तो यह शादी हो रही है, तो जब तुम ही मेरे नहीं रहोगे तो मैं जिंदा रहकर क्या करूंगी? तुमने मुझे प्रॉमिस किया था तुम यह शादी तोड़ दोगे, पर तुमने वह नहीं निभाया। ये शादी तो हो रही है, कुछ देर रुक कर। पर हाँ, अगर तुम उस लड़की से शादी के बाद जल्द से जल्द डाइवोर्स ले लेते हो तो मैं कुछ नहीं करूंगी। शनाया की बात सुनकर तनिष्क के एक्सप्रेशन लेस चेहरे पर कुछ अजीब से एक्सप्रेशन दिखने लगता है, पर फिर उसने कहा, तुम जो कहोगे वही होगा, बस तुम शांत हो जाओ, ओके? पर बेबी, वह लड़की तो तुम्हें डाइवोर्स देगी ही नहीं, पर तुम चिंता मत करना, मैं कुछ ऐसा करूंगी जिससे वह लड़की मजबूर हो जाएगी तुम्हें डाइवोर्स देने में। क्या करोगे तुम? तनिष्क के पूछने पर शनाया कुछ नहीं कहती, बस तनिष्क को आई लव यू कहकर कॉल कट कर देती है। तनिष्क अपने फ़ोन को देखता है और फिर किसी को कॉल लगाता है और वह काफ़ी ज़्यादा सीरियस होकर बातें करने लगता है। देखते देखते शादी का मुहूर्त आ गई थी और टीना, शौर्य और मिश्का भी तैयार होकर नीचे हॉल में आ गई थी। वह तीनों एक साथ खड़े थे और तीनों के चेहरे पर ही स्माइल थी। पंडित जी मंडप में बैठे मंत्र पढ़ रहे थे और चारों ओर मेहमानों की भीड़ थी, साथ में रिपोर्टर्स भी थे। यार, मुझे बहुत बुरा लग रहा है भैया के लिए, यहाँ पर आकर भैया बैठेंगे पर भैया का दुल्हन ही नहीं आएगी। भैया को बहुत इंसल्टेड फील होगा और भैया मेरे ऊपर बहुत गुस्सा भी हो जाएंगे। इस बार तो वह मुझे जानते ही मार देंगे। आपके भैया ये शादी नहीं करना चाहते हैं, तो अगर आपके भैया को पता चलेगा ना कि उनके दुल्हन गायब है और वह आपने किया है, तो वह आपको मार नहीं डालेंगे, उल्टा आपको गोद में उठाकर कंधे पर उठाकर घुमाएंगे। नहीं टीना, हमने ये करके भैया के इमेज को खतरे में डाल दिया है और भैया इससे बहुत गुस्सा हो जाएंगे, पर कोई ना, फ्रेंड के लिए इतना तो चलता ही है। मिश्का ने मुस्कुरा कर कहा तो शौर्य और टीना भी मुस्कुरा दिए। बर को लेकर आइए, पंडित जी आलोक जी को देखते हुए कहते हैं, तो आलोक जी और शौर्य तनिष्क के रूम की ओर चले जाते हैं। कुछ देर बाद वह दोनों तनिष्क को ले आते हैं। तनिष्क ने इस वक्त एक गोल्डन कलर की शेरवानी और अंदर येलो कलर का कुर्ता, माथे पर पगड़ी, हाथों में ब्रांडेड वॉच, एक्सप्रेशन लेस चेहरे के साथ वह बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहा था। इस वक्त तनिष्क बिल्कुल किस राजकुमार जैसा लग रहा था और तनिष्क को देखकर सारी लड़कियों का दिल बाहर आने को हो गई थी और वह सब आहें भर रहे थे। तनिष्क चुपचाप आकर मंडप पर बैठ जाता है और पंडित जी के साथ मंत्र पढ़ने लगता है। कुछ देर बाद पंडित जी दुल्हन को लाने को कहते हैं। दुल्हन के लाने की बात सुनकर टीना, मिश्का और शौर्य के दिल जोरों से धड़क रहा था, क्योंकि उनको पता था अभी सभी को पता चलेगा कि दुल्हन तो यहाँ पर है ही नहीं। रुक्मणी जी और राधिका जी मुस्कुराते हुए दुल्हन को लाने चली जाती है। अभी धमाका होने वाला है जब सभी को पता चलेगा दुल्हन ही नहीं है, शौर्य ने कहा। अपने चेहरे के एक्सप्रेशन को थोड़ा ठीक कीजिए, वरना सभी को पता चल जाएगा कि आपने ही दुल्हन को भगाया है। टीना शौर्य को देख बोली। भगाया नहीं, किडनैप किया है, मिश्का बोली। तो क्या ये बात सभी को पता है? टीना ने मिश्का को देखकर कहा। टीना की बात सुनकर शौर्य उसे घूर रहा था। वह तीनों चारों ओर देखने लगे तो सभी दुल्हन के आने का वेट कर रहे थे। कुछ देर बाद रुक्मणी जी और राधिका जी अपने साथ दुल्हन को ले आते हैं, जिसने रेड लहंगा, दोनों हाथों में चूड़ियां पहने, अपने चेहरे पर घूंघट डाले हुए थे, जिस वजह से उनको चेहरा नहीं दिख रहा था। दुल्हन को आते देख शौर्य, टीना और मिश्का तीनों की आंखें फटी की फटी रह जाती है और वह तीनों आंखें फारे सामने देखने लगते हैं। उनको समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा हुआ कैसे। प्राची को तो उन लोगों ने यहाँ से दूर ले गया था, तो पार्थ यहाँ पर आई कैसे? या फिर यह कोई और है? वह तीनों एकटक दुल्हन को ही देखे जा रहे थे। देखते ही देखते शादी के सारे रस्म होने लगते हैं और जब फेरे की टाइम आती है तो मिश्का को बुलाया जाता है और मिश्का भी धीर कदमों से दूल्हा दुल्हन के पास जाकर बैठ जाती है और उनके गांठ को बांध देती है और फिर फेरे भी कंप्लीट हो जाते हैं। लास्ट में पंडित जी तनिष्क को दुल्हन को मंगलसूत्र पहनाने को कहते हैं और सिंदूर लगाने को कहते हैं, तो तनिष्क भी वैसा ही करती है। शादी संपन्न हुई, पंडित जी कहते हैं। शादी हो जाने के बाद वहां पर सभी ताली बजाते हैं। सभी बहुत खुश थे, बस टीना, शौर्य, मिश्का और महेश जी को छोड़कर। दूल्हा दुल्हन अपने जगह से उठकर सभी बड़ों की पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं कि तभी वहां पर एक औरत और एक आदमी आती है। उन दोनों की हालत कुछ ठीक नहीं थी। वह दोनों ब्रांडेड कपड़े पहने हुए थे जो बहुत ही महंगे थे, पर उनकी हालत जो बता रही थी वह बहुत ज्यादा परेशान है।
अरे आप दोनों, आप अभी आ रहे हैं? और ऋषि कहाँ है? अपने बेस्ट फ्रेंड की शादी है, कहाँ रह गया वह? उसका तो कोई खबर ही नहीं है। आलोक जी उन दोनों को देखते हुए कहा। मिस्टर सिंघानिया, हमें तनिष्क से कुछ बात करना है। तनिष्क, क्या हम अकेले में कुछ बात कर सकते हैं? ऋषि के पापा ने कहा। उनकी बात सुनकर तनिष्क अपना सिर हाँ में हिलाता है और वह तीनों वहां से चले जाते हैं। वहीं मीडिया वाले इस छोटे से सीन को मसाले डालकर बहुत कुछ अपने न्यूज़ में दिखाने लगे थे, पर इससे किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। टीना, मिश्का, जाओ प्राची को लेकर तनिष्क के रूम में जाओ और उसे बिठा दो वहां पर, और याद रहे उसके घूंघट मत उठाना, उसके घूंघट तनिष्क ही उठाएगा। रुक्मणी जी की बात सुनकर टीना और मिश्का एक दूसरे को देखते हैं और फिर प्राची के पास आकर प्राची को अंदर तनिष्क के रूम की ओर ले जाने लगते हैं। एक खाली रूम में तनिष्क ऋषि के मॉम डैड के सामने खड़ा था। बोलिए अंकल आंटी, आपको क्या बात करना है? तनिष्क ने उन दोनों को देख पूछा। तनिष्क, उस दिन ऋषि भी तुम्हारे साथ पार्टी में था ना? हमने देखा था, वह एक लड़की के साथ पार्टी में गया था। ऋषि के पापा बोले। हाँ वह था हमारे साथ, पर क्यों? आप क्यों पूछ रहे हैं? क्या हुआ? कहाँ है वह? शादी में भी नहीं आया? तनिष्क ने उनको देख पूछा। शादी में तो छोड़ो बेटा, वह तो कहीं नहीं मिल रहा, घर में भी नहीं आया, कहीं नहीं है। 2 दिनों से पुलिस उसे पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं, कहीं नहीं मिल रहा है। हम मीडिया वालों से यह बात छुपा रहे हैं, पर कब तक छुपाए? अगर उनको पता चला कि ऋषि नहीं, ऋषि के माँ बोले। आंटी टेंशन मत लेना, मैं देखता हूँ ऋषि कहाँ है। डोंट वरी, वह जल्दी ही मिल जाएगा। हाँ देखो, और तुम ना उस लड़की को ढूंढो। मुझे लगता है इन सब में उस लड़की का हाथ है। वह लड़की देखने में बहुत ही सुंदर मासूम थी, पर लड़कियां जितनी भी मासूम हो उनके चेहरे पर कभी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उनके अंदर क्या होता है और बाहर क्या होता है ये पता नहीं चलता। ऋषि के पापा ने कहा। सी और अंकल, आप दोनों घर जाए, मैं संभाल लूंगा, सब बहुत जल्द पता चल जाएगा ऋषि कहाँ है। थैंक यू सो मच बेटा। इसमें थैंक यू की क्या बात है अंकल आंटी? ऋषि मेरा बेस्ट फ्रेंड है और मेरा फ्रेंड नहीं मिल रहा तो मैं उसे ढूंढूंगा नहीं क्या? और आप दोनों ने बहुत गलत किया, 2 दिन बाद मुझे बताया, तभी मुझे बात बताना चाहिए था जब से ये सब हो रहा है। सॉरी बेटा, हमें लगा ऋषि आ जाएगा, और तुम्हारा शादी भी था तो। आंटी, मेरे लिए सबसे आगे मेरा फ्रेंड है, शादी तो बाद में भी हो जाएगा, और अगर मेरे फ्रेंड एक बार मुझे छोड़कर चला गया तो कभी वापस नहीं आएगा। तनिष्क की बात सुनकर उन दोनों के आंखों में जो आंसू आ गए थे वह अपने आंसू पहुंचते हैं और तनिष्क को थैंक यू कहकर वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद तनिष्क किसी को कॉल करता है। कल मैं निकल रहा हूं, मेरे लिए चॉपर तैयार करो, और अगर वह आ जाए तो उसे कहना सिंघानिया मेंशन ना आए। तनिष्क इतना कहकर कॉल कट कर देता है और रूम से निकल जाता है। एपिसोड 23 डाइवोर्स पेपर। अब आगे। रात का वक्त, सभी गेस्ट चले गए थे, तभी रुक्मणी जी तनिष्क जो किसी से फोन पर बात कर रहा था उससे बोली। तनिष्क, बहुत रात हो गई है, तुम अपने रूम में जाओ। मॉम, मुझे अभी ऋषि को ढूंढने जाना होगा, वह 2 दिन से गायब है। हाँ तो ये काम पुलिस करेंगे ना, और तुम्हारे बॉडीगार्ड भी तो उसे ढूंढ रहे हैं। पर वह बेस्ट फ्रेंड मेरा है, ना कि मेरे बॉडीगार्ड और पुलिस का। और आपने कहा शादी करने को, तो मैंने शादी कर लिया, अब कुछ और मैं नहीं कर सकता। इतना कहकर तनिष्क मेंशन से बाहर चला गया। वही तनिष्क की बातें सुनकर रुक्मणी जी की आंखें नम हो गई थी। रुक्मणी, उदास मत हो, मुझे लगता है तनिष्क ठीक कर रहा है। ऋषि 2 दिन से गायब है, उसे ढूंढना चाहिए ना उसे और प्राची बेटा को। अगर हम कह देंगे तो वह जरूर समझेगी। आलोक जी की बात सुनकर रुक्मणी जी अपनी सिर हाँ में हिलाती हैं। यार, हमें एक बार चेहरा देख लेना चाहिए था। एक बार चेहरा देख लेने से क्या ही हो जाती, हम श्योर हो जाते कि वह प्राची थी या कोई और। मिश्का ने कहा। वह दी नहीं थी, अगर दी होती तो हमसे कुछ तो बात करती, पर उस दुल्हन ने तो कुछ बात ही नहीं की, वह शायद कोई और होगा, टीना ने कहा। पर ऐसे अचानक मम्मी को दुल्हन मिली कहाँ से? भैया से शादी कराने के लिए। शौर्य ने कुछ सोचते हुए कहा। हाँ ये बात सही है, मानता हूँ, भैया से शादी करने के लिए सारी लड़कियां मरती है, पर ऐसे अचानक से कोई लड़की मिल जाना, और वह भी मम्मी लोग जैसा ढूंढ रहे थे वैसा पॉसिबल नहीं है। मिश्का भी कुछ सोचते हुए बोली। अब तक शायद तनिष्क जी रूम में भी चले गए, अब तो हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है कि हम ये देख पाए वह लड़की कौन है। टीना ने अपने नाखूनों को चबाते हुए कहा। वह तीनों ही काफी ज्यादा टेंशन में थे और शौर्य के रूम में इधर से उधर घूम रहे थे। तीनों की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वही तनिष्क जो कार में बैठा किसी से कॉल पर बात कर रहा था। ध्यान है, एक भी मिस नहीं होना चाहिए। मिस नहीं होगा, हमने सारा इंतजाम कर लिया है। वह आया नहीं, अभी तक वह नहीं आया, उसके आने तक का वेट करो। ओके। उधर से इतना कहते ही तनिष्क कॉल कट कर देता है और सामने देखते हुए कार ड्राइव करने लगता है। तनिष्क अपनी कार को एक सुनसान सड़क पर मोड़ देता है जिसके दोनों तरफ घना जंगल था। उस रास्ते में बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ था। रात का माहौल, चांद जो आसमान में बिल्कुल गोल होकर चमक रही थी, जो माहौल को डरावना बना रहा था।
तनिष्क बहुत दूर जाने के बाद अपने कार को मोड़ के जंगल के अंदर चला जाता है। तनिष्क की कार के मुड़ते ही सामने से जो इतना जंगल था, वहाँ जो झाड़ियाँ थी, सभी दोनों साइड हो जाते हैं और सामने मिट्टी के कच्चे रास्ते दिखने लगते हैं। ये जंगल के अंदर भी एक ऐसा रास्ता बना हुआ था जिस रास्ते से आसानी से तनिष्क का कार ले जा सकता था, पर तनिष्क की कार के इंटर होते ही उस रास्ते में सब झाया आ जाते हैं और ऐसा हो जाता है जैसे वहाँ कोई रास्ता पहले था ही नहीं। वही समुंदर के पार उस क्रूज में वैसे अभी भी लड़कियों की चीखने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। रॉकी इन सभी बुलबुल की मुंह बंद कर सुबह से दिमाग खा कर रखा है, एक तो अभी तक वह आया नहीं और ये। उस आदमी की बात सुनकर रॉकी चारों ओर जितने भी उनके आदमी थे उन सभी को लेकर लड़कियों को जिस जगह में रखा था वहां चला जाता है और सारे लड़कियों के मुंह में एक एक करके टेप लगा देता है और उनके ये काम करते करते 2 घंटे बीत जाते हैं क्योंकि बहुत ही सारे लड़कियां थीं। थक गया, अब से एक काम करूंगा, लाते वक्त ही मुंह पर टेप लगा दूंगा, नहीं तो बाद में बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। इतना कहकर रॉकी धरा हमसे चेयर पर बैठ जाता है। अभी आराम करने का वक्त नहीं है, अभी वह लोग आ रहे हैं, वो देख उनका क्रूज, एक आदमी सामने देखते हुए कहा। उस आदमी की बात सुनकर रॉकी जो अंदर था वह बाहर निकलता है और वह भी सामने देखता है तो एक क्रूज जो बहुत ज्यादा बड़ा था वह उनके ओर ही आ रहा था। उस क्रूज को देखकर उन सभी के चेहरे पर चमक आ गया था। तो बुलबुल और गोल्ड दोनों तैयार है? एक आदमी जो उनके लीडर लग रहा था उसने पूछा। हाँ हाँ सब ठीक है, बस अब इनको ये लोग ले जाएं और हमें हमारा सामान दे दे, एक आदमी ने कहा। उस आदमी की बात सुनकर उनका लीडर सिर हाँ में हिलाकर फिर से सामने देखने लगे। वह क्रूज उनके क्रूज के बिल्कुल पास आकर रुक गया और उस क्रूज में से एक लंबी सीढ़ी बनकर दूसरे क्रूज में आ गई। फिर उसके अंदर से कुछ लोग बाहर आए जो देखने में फॉरेनियर लग रहे थे। उनको देखकर उन गुंडों का चेहरा चमक उठता है और वह कुछ कहने ही वाला था, तभी अचानक वहां पर गोलीबारी होने लगता है। ऐसे अंधाधुंध गोली चलते देख सभी छुप जाते हैं और वह भी छुप के गोली चलने लगता है। पर उनके चारों ओर से गोली चल रहा था जिससे वह लोग संभाल नहीं पा रहे थे और गोलियां उनके कई सारे आदमियों पर भी लग गए थे। वही ऐसे माहौल को बिगड़ते देख वह फॉरनियर जल्दी से अपने क्रूज में चले जाते हैं और उसको वहां से ले जाने लगते हैं, पर तभी अचानक से बीच समंदर में जाकर उनके क्रूज में पानी भरने लगता है और वह डूब जाता है। वही वह आदमी यह सब देख बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था। गुस्से से वह अपने आदमियों को देख जो जख्मी हुए उसे बाहर फेंको और ढूंढो वह बुजदिल कहाँ से छुप के वार कर रहा है। उस आदमी ने इतना कहा ही था कि उसके कान में एक आवाज पड़ता है, हम छुपकर वार नहीं करते, छुपकर वार करना तुम लोगों का काम है, हम सामने से वार करते हैं। अपने कान में एक रौबीले आवाज के पड़ते ही वह आदमी पीछे पलट कर देखता है तो एक लड़का जिसने अपने चेहरे पर मास्क पहना हुआ था वह अपने हाथ में एक शॉटगन लिए खड़ा था। उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, बस उसके ब्राउन आंखें ही दिख रहा था जिससे पता चल रहा था कि वह बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है। उस लड़के को देख उस आदमी को कुछ समझ नहीं आता। वह उस लड़के की ओर बढ़ते हुए कहा, कौन है बे तू? मैं कौन हूँ इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट यह है कि अभी तेरे साथ क्या होने वाला है, उस लड़के ने भी आगे आते हुए कहा। उस लड़के को ऐसे आगे आकर बातें करते देख वह आदमी जोर जोर से हंसने लगा और कहा, तुझे पता भी है यहाँ पर कितने लोग हैं? मेरे सब के सब मेरे आदमी हैं, 100 के ऊपर है, गोलियों से सब तुझे छलनी कर देंगे। उस आदमी की बात सुनकर वह लड़का जोर जोर से हंसने लगता है और उस लड़के के साथ और 2 लड़का एक लड़की की हंसी की आवाज भी गूंज रहा था जिसे सुन वह आदमी पीछे पलटता है तो उसके पीछे 2 लड़का और एक लड़की थी। उन तीनों ने भी चेहरे पर मास्क पहनी हुई थी। वह आदमी उन चारों को बारी बारी देखता है और फिर उसका दिमाग धड़कता है। वह नीचे देखता है तो उसके सारे आदमी की बॉडी पड़ा था। ये सब देख वह आदमी डर जाता है। वह आदमी उन चारों को देखते हुए धीरे धीरे पीछे खींचता है और क्रूज के कोन में जाकर समुद्र में छलांग लगाता है। उसके ऐसा करते ही वह चारों एक साथ उसे गोली मारता है जिससे उन चारों की गोली ही उसके सीने के आर पार हो जाता है और समुद्र में उसकी डेड बॉडी पड़ता है। उसके मरने के बाद वह लड़का लड़की को देख, सारी लड़कियों को उनके घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, लड़कों को देख और तुम दोनों गोल्ड को उसकी जगह पहुंचा दो। इतना कहकर वह लड़का क्रूज से बाहर निकल जाता है। उस लड़के के जाने की कुछ देर बाद ही वह लड़की और वह 2 लड़का भी बाहर आता है। गोल्ड नहीं है, एक लड़के ने कहा। लड़कियां भी नहीं है, लड़की ने कहा। उन दिनों की बात सुनकर वह लड़का रुक के पीछे पलट उन तीनों को देखता है और फिर वहां से पलटकर जाते हुए, डोंट वरी, वह आया था, वह सब सेफ है, उसने उनको सेव कर लिया। उस लड़के की बात सुनकर वह तीनों ही हैरान हो जाते हैं और लड़की पूछा, पर वह कैसे आ सकता है? आज तो वह साइको है तो वह आ सकता है, वह कुछ भी कर सकता है। उस लड़के की बात सुनकर वह तीनों कुछ नहीं कहते और आगे बढ़ने लगते हैं। तभी उनके कान में एक आवाज पड़ता है, तू मेरे पीठ पीछे मेरा बुराई करता है, मैं साइको हूँ। इस आवाज को सुनकर वह लड़की और 3 लड़का रुक जाता है, पर पहले वाला लड़का आगे चलते हुए ही कहा,
मैंने तेरे पीठ पीछे नहीं कहा, मुझे पता था तू अभी तक यही है, इसीलिए मैंने कहा, और यह बात सबको पता है तू साइको है। यकीन ना हो तो इन तीनों से पूछ ले। बाय। पहले वाले लड़के की बात सुनकर वह लड़का जिसने भी अपने चेहरे पर मास्क पहना हुआ था वह उन तीनों को देखता है तो वह तीनों अपना सिर झुका के वहां से जल्दी से निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद वह लड़का एक गहरी सांस छोड़ता है और अपने पॉकेट से एक रिमोट निकल एक बटन प्रेस कर देता है। उसके ऐसा करते ही वह क्रूज ब्लास्ट हो जाता है। उस लड़के के पीछे वह क्रूज ब्लास्ट हो गया था और वह लड़का आगे बढ़ता जा रहा था। उसने एक बार भी पीछे मुड़कर देखा तक नहीं। सुबह का वक्त। मॉम अभी तक भैया या फिर प्राची दोनों में से कोई भी उठा नहीं। 8 बजे बज गए तो क्या मैं देख कर आऊं? मिश्का ने पूछा। कोई जरूरत नहीं है, तेरे भाई घर पर नहीं है, वह कल रात ऋषि को ढूंढने गए थे और प्राची बेटा के लिए मैं चाय लेकर जा रही हूँ, रुक्मणी जी ने कहा। क्या कल भैया घर नहीं थे? शौर्य ने पूछा। नहीं थे वह घर। रुक्मणी जी के कहते ही टिना, मिश्का और शौर्य एक दूसरे को देखते हैं जैसे कह रहे हो हम कितने बड़े स्टूपिड हैं। रुक्मणी जी चाय लेकर ऊपर की ओर चले जाते हैं। तभी ओलोक जी के फोन में किसी का कॉल आता है तो ओलोक जी कॉल रिसीव करके कहा, हाँ मुकेश बताओ क्या बात है? तू और भाभी ठीक से पहुंच तो गया ना? तू हमारी फिक्र मत कर, अगर तुझे हमारी फिक्र होता तो तू ऐसे हमारी बेटी को चल छोड़, आज शाम को मैं आ रहा हूँ प्राची और टिना को लेने। ठीक है आ जा। आलोक जी जो मुकेश जी की बात सुनकर उदास हो गए थे वह कहते हैं, उनके इतना कहते ही उधर से मुकेश जी कॉल कट कर देते हैं। क्या बात है अंकल, आप ऐसे उदास हो गए? टीना पूछती है। वह बेटा आज शाम को तुम्हारे पापा आ रहे हैं, तुम्हारे दीदी और तुम्हें लेने। ओलोक जी की बात सुनकर टीना खुश हो जाती है और खुशी से झूमते हुए वहां से अपने रूम की ओर चली जाती है और उसे ऐसे जाते देख शौर्य भी उसके पीछे पीछे चला जाता है और मिश्का तनिष्क के रूम की ओर चली जाती है। रुक्मणी जी रूम में जाते हैं तो देखते हैं प्राची जो इस वक्त बेड से टेक लगाकर बैठी थी, उसके चेहरा अभी भी घूंघट से थकी थी। रुक्मणी जी चाय के कप को साइड टेबल में रखती है और घूंघट को उठाती है तो प्राची इस वक्त सो गई थी। हाँ ये प्राची ही है, और वह यहाँ कैसे आई वह आप सबको बाद में पता चलेगा। प्राची बेटा उठो, रुक्मणी जी प्राची को हिलाते हुए बोले। रुक्मणी जी के हिलाने से प्राची छट से उठ जाती है और उनको देखती है और फिर चारों ओर देखती है तो उसे पता चलती है सुबह हो गई है। सॉरी आंटी वह इतनी लेट हो गई, मुझे पता ही नहीं चला, प्राची जल्दी से बेड से उतरते हुए बोली। कोई बात नहीं बेटा, सॉरी तो मुझे कहना चाहिए, कल तनिष्क पूरी रात घर नहीं आया और तुम उसके इंतजार करते रहे, बह ऋषि मिल नहीं रहा तो वह उसे ही ढूंढने गया है। रुक्मणी जी की बात सुनकर प्राची कुछ नहीं कहती, बस झुककर उनको प्रणाम करती है। रुक्मणी जी प्राची के सिर को सहलाकर, हमेशा खुश रहना और आज से मुझे आंटी नहीं मॉम कहना, कुछ देर में एक मेड तुम्हें तुम्हारी कपड़े दे जाएंगे, उसे पहन के नीचे आ जाना, आज तुम्हारी पहली रसोई है। रुक्मणी जी इतना कहकर रूम से निकलने वाले थे तभी उनकी नज़र टेबल पर रखे हुए एक पेपर पर जाती है। रुक्मणी जी उस पेपर को उठाती है और जब उसे देखती है तो उनकी आंखें हैरानी से फैल जाती है और उनकी आंखें भर आती है। रुक्मणी जी को ऐसे देख प्राची उस पेपर को उनसे ले लेती है और अपनी आंखें चुराते हुए वॉशरूम की ओर जाने लगती है। बेटा ये क्या है? डाइवोर्स पेपर, पीछे से प्राची को देख रुक्मणी जी बोले। प्राची रुककर पीछे पलट उनको देखते हुए, क्यों आंटी मतलब मॉम इसमें गलत क्या है? अभी मैं तनिष्क जी से डाइवोर्स नहीं ले रही हूँ, चिंता मत करिएगा, 1 साल के बाद ही मैं डाइवोर्स पेपर पर साइन करूंगी। जब तक तनिष्क जी के ऊपर खतरा है मैं उनसे दूर नहीं जाऊंगी, पर यह खतरा टली फिर मैं उनसे दूर चली जाऊंगी ताकि वह अपने प्यार को अपनी जिंदगी में ला सके। और मुझे लगती है आपको भी इससे इनकार नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे तनिष्क जी की खतरा भी टल जाएगी और वह अपने प्यार से भी मिल पाएंगी। यह मैं कल ही उनसे साइन करा लेती पर कल तो वह आए ही नहीं। नहीं बेटा तुम ऐसा मत करो, तुम उसकी जिंदगी से जाओगे तो तनिष्क किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उल्टा मेरे रहने से उनको फर्क पड़ेगा क्योंकि मेरे रहने से वह अपने प्यार से दूर हो रहे हैं। आपने तो कहा था तनिष्क जी के ऊपर खतरा है, 1 साल तक उनके जान को खतरा है और इसके लिए मुझे उससे शादी करना पड़ा क्योंकि मैं ही उनको प्रोटेक्ट कर सकती हूँ, पर 1 साल बाद तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। पर बेटा वह शनाया तनिष्क के लिए ठीक नहीं है, वह लड़की जो किसी को भी सम्मान ना देते हो, हमेशा सबको नीचा दिखाते हो, वह कैसे मेरे तनिष्क को खुश रखेगा? अब तक तो खुश रखते आया है ना आंटी, तो आगे भी रख लेगी। प्राची की बात सुनकर रुक्मणी जी उसके पास जाके अपनी हाथ जोड़कर कहते हैं, मैं तुमसे हाथ जोड़ती हूँ शनाया जैसी लड़की के पास तुम मेरे तनिष्क को मत छोड़ो, वह तुमसे प्यार अभी नहीं करता पर वह तुमसे प्यार करने लगेगा, तुम उसे मजबूर कर दो ताकि वह तुमसे प्यार करे क्योंकि वह लड़की सही नहीं है, तुम तनिष्क के दिल में अपने लिए जगह बनाओ। आप बार बार यह क्यों कह रहे हैं कि शनाया जी सही नहीं है तनिष्क जी के लिए? प्राची की बात सुनकर रुक्मणी जी एकटक उसे देखने लगते हैं और प्राची भी उनको देख रही थी। एपिसोड 24, क्या मॉम ने कुछ प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दिया? अब आगे तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आए हो?
टीना चिढ़ते हुए पीछे शौर्य को देख बोली, चीर क्या रहे हो? मैं तो ये देखने आया हूँ कि तुम कितने बड़े बेवकूफ़ हो। किस्मत से देखने को मिलता है ना इतने बड़े बेवकूफ़। तुमने मुझे बेवकूफ़ कहा? टीना ने गुस्से में कहा। तो तुम्हें तुम्हारे अलावा यहाँ पर और कोई देख रही है? शौर्य ने भी वैसे ही कहा। तुम बेवकूफ़ हो, तुम्हारा पूरा खानदान बेवकूफ़ है और मुझे बेवकूफ़ कहता है। तुमने मेरे साथ साथ मेरे पूरे खानदान को बेवकूफ़ कहा। हाँ, क्यों पूछ रहे हो? तुम्हें सुनाई नहीं दिया? टीना की बात सुनकर शौर्य उसे कुछ कहता है उससे पहले दौड़ते हुए वहां पर मिश्का आ जाती है। मिश्का को देख शौर्य ने पूछा, कौन है वह लड़की? तुम दोनों गए थे ना प्राची को छुपाने, तो कहाँ छुपा के आए हो? जो वह चलते हुए यहाँ पर आ गई तो उसके साथ भैया की शादी भी हो गई, और अगर प्राची खुद से यहाँ पर आई है तब तो उसे सब पता है हमारे बारे में। मिश्का टेंशन में अपने नाखूनों को चबाते हुए बोली। पर दी तो बेहोश थी ना, तो बह कैसे आई? और पता ही कैसे चली दी को? टीना ने भी घूमते हुए कहा। वह बंगलो जिस जगह पर है वहां से ऐसे ही आ जाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि वह पूरे इलाका सुनसान है। बहाई तो आई कैसे? शौर्य उन दोनों को देखते हुए बोला। कैसे मतलब? तुमने ही कुछ जरूर किया है, मैं तो भूल ही गई थी। तुम भी तो उस तनिष्क जी भाई हो ना, तो उनके जैसे ही होंगे। टीना आंखें छोटी करके शौर्य को देखते हुए कहा। शौर्य टीना को घूर कर देख कहा, जब तुम्हारे पास दिमाग नहीं है तो उसे क्यों चला रहे हो? मैं क्यों करूंगा? मैंने शादी को रोकने के लिए इतना रिस्क लेकर प्राची को किडनैप करके वहां तक पहुंच जाए। तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, इसी वजह से तुमने जहां छुपाया था दी वहां से वापस आ गई। मुझे क्यों कह रहे हो? तुमसे बहुत ज्यादा दिमाग तो मेरी है। अगर मैं दिमाग लगा कर दी को छुपाती। टीना इतना कह रही थी तभी टीना के रूम में रुक्मणी जी आ जाते हैं। रुक्मणी जी को देख वह तीनों एकदम चुप हो जाते हैं। रुक्मणी जी तीनों को देख, मिश्का, शौर्य और टीना, तुम तीनों ने जो किया वह सही नहीं किया। शायद तुम तीनों को समझ नहीं आ रहा होगा कि प्राची यहाँ पर कैसे आई, यह शादी कैसे हुआ। तो आओ मैं बताती हूँ। रुक्मणी जी की बात सुनकर उन तीनों को कुछ समझ नहीं आ रही थी। वह बस रुक्मणी जी को देखे जा रहे थे। रुक्मणी जी कहना शुरू करते हैं, जब मिश्का तूने मुझे ये कहा कि यह शादी नहीं होना चाहिए तभी वह शक हो गया था, क्योंकि शौर्य तो पहले से यह शादी से खुश नहीं था। और फिर तू भी, तो मेरे दोनों बच्चे एक साथ होंगे तो उनके दिमाग में कुछ तो खिचड़ी पक रही होगी। मुझे ये पता थी, इसी वजह से मैंने तुम दोनों और प्राची के पीछे गार्ड लगा दिया। तुम लोग कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, सारी खबर मुझे मिलती थी। और जब तुमने प्राची को किडनैप करके ले गए तब मुझे उसकी खबर मिल गई। और फिर क्या थी, मैंने अपने गार्ड से कहकर प्राची को घर ले आई। रुक्मणी जी की बात सुनकर उन तीनों की ही आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। उन तीनों को ऐसे देख रुक्मणी जी फिर से बोले, तुम तीनों को क्या लगा मैं इस शादी के होने के लिए इतना कुछ कर रहा हूँ? मैं यह शादी तुम बच्चों की नादानी की वजह से टूटने दूंगा। जब मैं तुम्हारे भैया तनिष्क को शादी के लिए मजबूर कर सकता हूँ तो तुम दोनों तो बच्चे हो। और अब से शौर्य, तुम 1 महीने के हमारी कोई भी कार नहीं यूज कर सकते। तुम कहीं भी जाओगे आओगे तो टैक्सी या कुछ और से। और मिश्रा, तुम 1 महीने तक तुम्हारे फोन रिचार्ज और वाईफाई कनेक्शन बंद नहीं। तुम दोनों की पनिशमेंट है। इतना कहकर रुक्मणी जी वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद टीना मिश्का और शौर्य को देखती है, जिनका चेहरा छोटू सा हो गया था। प्राची वॉशरूम से बस एक टॉवल में बाहर आती है। प्राची की बाल भीगे हुए थे जिससे पानी टपक रही थी। अभी नहाने की वजह से उसकी चेहरा चमक रही थी। प्राची टेबल पर एक पैकेट देख प्राची उस पैकेट को खोलकर देखती है तो उसमें रेड कलर की साड़ी थी। प्राची उस साड़ी को लेकर क्लोजेट रूम में चली जाती है। कुछ देर बाद जब प्राची बाहर आती है तो उस लाल साड़ी में वह कमाल की लग रही थी। उसे देख कोई भी अपनी नज़र ही ना हटा पाए। पर प्राची जो अपने हाथ को पीछे लेकर अपने ब्लाउज की डोरी और हुक लगाने की कोशिश कर रही थी, जो उससे हो नहीं रही थी। कोशिश करते करते प्राची मिरर के सामने आ जाती है। बहुत देर से कोशिश करने के बाद जब प्राची से नहीं होती तो वह किसी तरह उसे वैसे ही छोड़कर मिश्का को कॉल कर उसे बुलाती है। फिर सिंदूर पहनती है और अपने बालों को कंघी करने लगती है। प्राची यह कर ही रही थी तभी रूम का डोर ओपन होता है। डोर ओपन होते ही प्राची को लगती है यह मिश्का है, और वह ना देखे अपने बालों को एक साइड कर डोर की तरफ मुड़ जाती है। जल्दी से लगा देना, मॉम ने मुझे कब बुला कर गई है और मैं अभी तक नहीं जा पाई। ये हो ही नहीं रही है। इसे लगाते लगाते मेरे हाथ भी दूंखने लगे। जल्दी से लगा देना। तनिष्क जो भी रूम में आया था प्राची को अपने रूम में देख उसकी आंखें थोड़ी छोटी हो जाती है और प्राची की बातें और उसकी हरकतें देख उसके भौं आपस में तन जाते हैं। पर ऐसे प्राची के पीठ को देख तनिष्क ना चाहते हुए भी प्राची के पास चला जाता है और प्राची की पीठ को देखता है जो अभी भी हल्का हल्का लाल थी। क्या कर रहा है, जल्दी करना, प्राची ने झल्लाकर कहा। प्राची की आवाज सुनकर तनिष्क अपने हाथ को प्राची की पीठ पर ले जाता है और उसकी पीठ के लाल निशानों पर अपनी उंगली से सहलाने लगता है।
तनिष्क के छूते ही प्राची के एकदम से स्टेचू बन जाती है। वह क्या करेगी उसे समझ ही नहीं आता। प्राची की हार्ट बीट तेज हो जाती है, उसकी सांसें गहरी हो जाती है, जिससे उसके चेस्ट ऊपर नीचे हो रही थी। तनिष्क के ऐसे छूने से प्रार्थी अंदर तक सिहर थी। तनिष्क प्राची के डोरी को बांध देता है और उसके ब्लाउज के हुक भी लगा देता है, पर प्राची को इस सब का एहसास नहीं होती। वह तो इस वक्त अपनी आंखें बंद करके तनिष्क के टच को महसूस कर रही थी। तनिष्क धीरे धीरे अपने हाथ को नीचे ले जाते हुए प्राची के कमर को सहलाने रखता है और फिर कमर से होते हुए उसके साड़ी के अंदर उसके पेट में अपने हाथ को ले जाकर प्राची को अपने करीब खींचता है। ऐसा करते ही प्राची की सांसें एकदम से थम जाती है। तनिष्क प्राची के गर्दन पर सॉफ्ट केस करने लगता है, जिससे प्राची की सांस से और भी ज्यादा तेज हो जाती है, पर किसी तरह खुद को संभाल वह तनिष्क से खुद को दूर कर मुड़ के तनिष्क को देख, आप आ गए, आप फ्रेश हो जाओ। प्राची हकलाते हुए इतना कही थी, इतने में प्राची की नज़र तनिष्क पर जाता है, जो उसे ऊपर से लेकर नीचे तक घूर रहा था। तनिष्क को ऐसे खुद को घूरता पाकर प्राची की चेहरा टमाटर की तरह हो जाती है। तनिष्क धीरे धीरे प्राची की ओर बढ़ रहा था और प्राची पीछे जा रही थी। पीछे जाते जाते प्राची दीवार से लग जाती है और उसके बिल्कुल सामने तनिष्क था। तनिष्क प्राची से बिल्कुल चिपक जाता है और उसके चेहरे को ऊपर करके प्राची के होठों पर अपना होंठ रखने ही वाला था, तभी अचानक उसके एक्सप्रेशन बदल जाते हैं और वह प्राची से दूर हो जाता है। तनिष्क के यूं दूर होने से प्राची अपनी आंखें खोलती है और सामने देखती है तो तनिष्क गुस्से में उसे घूर रहा था। तनिष्क को यूं गुस्से में देख प्राची डर जाती है। डर से वह अपनी नजरें झुका लेती है। तो तुम अपने मिशन में सक्सेसफुल हो ही गए, शादी हो ही गया, तो अब बताओ कितने पैसे दिए तुम्हें मॉम ने यह शादी करने के लिए। तनिष्क की बात सुनकर प्राची सिर उठाकर उसे देख, तनिष्क जी आप गलत हैं, मुझे किसी ने पैसे नहीं दिए। अच्छा अगर पैसे नहीं दिए तो तुमने यह शादी किस लालच में किया है? कोई तो फायदा होगा तुम्हारी, क्या मॉम ने कुछ प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दिया? तनिष्क की बात सुनकर प्राची की आंखें नम हो जाती है और वह कुछ भी नहीं कहती, बस साइड से जाने लगती है। प्राची को ऐसे खुद के बातों को इग्नोर करते देख तनिष्क गुस्से में प्राची का हाथ पकड़ उसके हाथ को उसके पीठ पर मोड़ घुमाकर उसे अपने पास खींचता है, जिससे तनिष्क और प्राची की चेस्ट आपस में टकरा जाते हैं। प्राची ने अभी भी अपनी नज़र झुका कर रखी थी क्योंकि उसके आंखों में आंसू आ गए थे, पर तनिष्क जो उसे गुस्से में देख रहा था वह प्राची के गले को कस के पकड़ता है और दबाते हुए कहता है, बहुत शौक थी ना तुम्हें मुझसे शादी करने का, अब तुम पल पल अपने आप को कोसोगे होगे कि तुमने क्यों मुझसे शादी किया। जस्ट वेट एंड वॉच मिसेस सिंघानिया। तनिष्क के ऐसे गला दबाने से प्राची को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, पर फिर भी वह एक बार भी तनिष्क से खुद को छुड़ाने की कोशिश नहीं करती और अपने चेहरे को ऊपर करके तनिष्क के चेहरे को देखती है। प्राची की चेहरा बिल्कुल लाल हो गई थी। प्राची को ऐसे देख तनिष्क प्राची को छोड़ देता है और उसके होठों पर अपना होंठ रख प्राची के होठों को बेरहमी से काटने लगता है। अब प्राची के आंसू आंखों उसके गाल में बहने लगती है। उसे अपने होठों पर बहुत ज्यादा पेन हो रही थी, पर फिर भी प्राची तनिष्क को खुद से दूर नहीं कर रही थी। बहुत देर तक तनिष्क प्राची को ऐसे ही बेरहमी से किस करता रहा कि तभी अचानक उनको किसी की आहट महसूस हुआ, तो तनिष्क ने प्राची को छोड़ दिया और जब डोर की तरफ देखा तो वहां पर मिश्का और टीना थी। मिश्का टीना जो अभी आए थे, प्राची ने मिश्का को कॉल किया था इसलिए, पर ऐसे उन दोनों को इस हालत में देख वह दोनों ही शॉक रह गए और वहां से हिल भी नहीं पाए, लेकिन तनिष्क के देखते ही वह दोनों उल्टे पैर वहां से भाग गए। उन दोनों के जाने के बाद तनिष्क प्राची को देखता है जो गहरी गहरी सांसें ले रही थी और इस वक्त उसकी चेहरा आंसुओं से भीगी हुई थी और साथ में लाल भी थी। उसके लिप्स जिस पर कट के कई सारे निशान थे और उसके लिप्स सूज भी गए थे। तनिष्क प्राची को खुद से दूर पूछ कर देता है, जिस वजह से प्राची फर्श पे साइड टेबल के पास गिरती है और उसकी कमर टेबल का कोना लगती है और प्राची के मुंह से हल्की सी चीख निकल जाती है, पर तनिष्क प्राची को इग्नोर कर वहां से वॉशरूम की ओर चला जाता है। तनिष्क के जाने के कुछ देर बाद प्राची उठती है। उसे अपने कमर पर बहुत ज्यादा दर्द महसूस हो रही थी और जब प्राची अपने कमर को हाथ से छूती है तो उसके हाथ में चिपचिपा कुछ लगता है और जब वह उसे देखती है तो वह खून थी। प्राची चलते हुए मिरर के पास आती है और अपने साड़ी को थोड़ा हटाकर जब देखती है तो उसके कमर पर टेबल के कोने से लगने की वजह से चोट लग गई थी, जहां से खून निकल रही थी। प्राची जल्दी से क्लोजेट रूम में जाती है और वहां पर कुछ पुराने चीज खोजने लगती है। प्राची को एक बहुत ही पुराना तनिष्क का शर्ट मिलता है, तो प्राची ज्यादा ध्यान न देते हुए उसी शर्ट से अपने खून को साफ करती है और कुछ देर वहां पर प्रेस करके रखती है। खून बहना थोड़ी कम होती है तो वह क्लोजेट रूम से बाहर आकर मिरर में खुद को देखती है और जल्दी से अपने आंसू पहुंचकर हल्का सा मेकअप कर होठों पर अच्छे से लिपस्टिक लगा लेती है ताकि उसकी होठों के जख्मों किसी को ना दिखे। फिर एक गहरी सांस छोड़कर अपने चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल लेकर वह रूम से बाहर निकल जाती है। हॉल में सभी बैठे थे, तभी ऊपर से चलते हुए प्राची आती है। प्राची को देखते ही सभी की नज़र प्राची पर जैसे ठहर सी जाती है। प्राची रेड साड़ी में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, किसी अप्सरा की तरह, और उसपे उसकी वह मंगलसूत्र और सिंदूर उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रही थी।
नीचे आकर प्राची आलोक जी और रुक्मणी जी को प्रणाम करती है तो वह दोनों भी उसे आशीर्वाद देते हैं। मॉम, मैं किचन में जाऊं? प्राची ने पूछा। हाँ, किचन में जाओ, पर तुम्हें ज्यादा कुछ बनाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम बस हलवा बना देना, वही सब खा लेंगे। रुक्मणी जी की बात सुनकर प्राची अपनी सिर हाँ में हिलाते हैं और किचन की ओर चली जाती है। प्राची किचन में हलवा बना ही रही थी तभी उसके पास टीना आकर बोली, दी, आप कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रहे हो? सौरभ तो आपको कॉल करते करते थक गए और फिर उन्होंने मुझे कॉल किया। सौरभ ने तुझे कॉल किया, पर क्यों? अरे दी, वह मुझे कॉल नहीं कर रहे थे, वह आपको ही कॉल कर रहे थे, पर आपको कॉल में नहीं पाया तो मुझे कर लिया, वह उनको आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करना था इसलिए। टीना की बात सुनकर प्राची कुछ सोचती है, कहती है, शायद उसे मेरे पेशेंट का कुछ चाहिए होगा। ठीक है, मैं अभी आती हूँ, तू एक काम करना, मैं अगर थोड़ी लेट हो गई ना तो इसमें 5 चम्मच चीनी डाल देना। ओके दी। टीना की बात सुनकर प्राची वहां से चली जाती है और प्राची के जाने के कुछ देर बाद ही वहां पर मिश्का आती है। मिश्का को देख टीना बोली, मिश्का दी, आप यहीं रुको, मैं थोड़ी देर में आई और अगर मेरे आने में थोड़ी लेट हो जाए ना तो आप इसमें 5 चम्मच चीनी डाल देना, ठीक है? इतना कहकर टीना वहां से चली जाती है। टीना के जाने के बाद कुछ सोचते हुए मिश्का 5 चम्मच चीनी डाल देती है। फिर कुछ सोच, 5 चम्मच से क्या होगा, इतना सारा हलवा है और 2 चम्मच डाल देती हूँ, इतना सोचकर मिश्का और 2 चम्मच चीनी डाल देती है और फिर वहां से बाहर चली जाती है। मिश्का के जाते ही वहां पर टीना आती है और मिश्का को ना देख बरबराते हुए कहती है, मिश्का दी, भी ना मैंने उनको कहा ये पर रहने को, पर बह चले गए और अभी तो कितना टाइम हो गई है, मुझे चीनी डाल देना चाहिए वरना दी मुझे डांटेंगी। इतना सोचकर टीना 5 चम्मच चीनी डाल देती है। कुछ देर बाद प्राची किचन में आती है। प्राची के आते ही टीना झूमते हुए किचन से बाहर चली जाती है। इस लड़की को मैंने कहा था चीनी डालने को, जरूर यह भूल गई होगी भुलक्कड़। इतना सोचकर प्राची भी 5 चम्मच चीनी हलवे में डाल देती है। एपिसोड 25, क्या ये हलवे में चीनी दिया है या फिर चीनी में हलवा? अब आगे। तनिष्क वॉशरूम से बाहर आता है तो उसे प्राची नहीं दिखता, जिसे देख वह क्लोजेट रूम की ओर जाने लगता है, पर तभी वह रुक के सामने देखता है और उसका नज़र टेबल के कोने में जाता है जहां पर लाल लाल कुछ लगा हुआ था। तनिष्क टेबल के पास जाकर टेबल के कोने पर अपनी उंगली से टच करके देखता है तो उसे समझ आता है जो लाल लाल सा है वह खून है। खून को देखते ही तनिष्क को याद आता है जब उसने प्राची को पुश किया था तब प्राची के मुंह से चीख निकली थी जिसे उसने इग्नोर किया था। ये याद आते ही तनिष्क अपनी आंखें बंद कर लेता है और मूड के क्लोजेट रूम में चला जाता है। सभी डाइनिंग चेयर पर बैठे प्राची के आने का वेट कर रहे थे। प्राची हलवा लेकर आती है और मुस्कुराते हुए सभी को हलवा देती है कि तभी रुक्मणी जी कहते हैं, प्राची बेटा, तनिष्क नहीं आया है, तुम एक काम करो, उसका हलवा ना रूम में लेकर चले जाओ। रुक्मणी जी की बात सुनकर प्राची की सांसें अटक जाती है और वह हकलाते हुए कहती है, मॉम मम्मी, मैं जाऊं, कोई और लेकर चला जाएगा, मुझे यहाँ पर बहुत काम है ना। आप लोगों को कोई काम नहीं है बेटा, जाओ तनिष्क को देकर आओ, आलोक जी भी कहते हैं। अब प्राची के पास और कोई ऑप्शन नहीं थी। वो डरते हुए एक कटोरी हलवा लेकर तनिष्क के रूम की ओर चली जाती है। प्राची के जाने के बाद सभी उसे देखते हैं। सभी के चेहरे पर स्माइल थी, मिश्का और टीना के चेहरे पर भी, बस शौर्य को छोड़। शौर्य मुंह बनाकर हलवा पहला चम्मच अपने मुंह में जैसे ही देती है उससे ऐसा लगता है जैसे उसे चक्कर आने का हो गया हो। वह किसी तरह उस हलवे को निगल के कहता है, क्या ये हलवे में चीनी दिया है या फिर चीनी में हलवा, या फिर प्राची ने सारा चीनी इसमें ही डाल दिया? शौर्य की बात सुनकर सभी उसे घूरने लगते हैं तो शौर्य फिर से कहता है, मुझे क्या घूर रहे हो, पहले हलवा तो खा कर देखो। शौर्य की बात सुनकर सभी हलवा खाते हैं तो वह बहुत ही ज्यादा मीठी थी। हे महादेव, इतना ज्यादा मीठा! प्राची इसे लेकर भैया को देने गई है। भैया को तो मीठा खाना ही पसंद नहीं है और ऊपर से अगर इतना मीठा खाएंगे ना तब तो प्राची की खैर नहीं। मिश्का अपने सिर पर हाथ रख बोली। मिश्का की बात सुनकर रुक्मणी जी जल्दी से उठते हैं और तनिष्क के रूम की ओर जाने लगते हैं। प्राची बाहर से तनिष्क के रूम को नॉक करती है पर अंदर से उसे कोई आवाज नहीं आती तो प्राची हल्के से डोर को ओपन करके अंदर देखती है। अंदर इस वक्त तनिष्क नहीं था, जिसे देख प्राची एक गहरी सांस छोड़ जल्दी से अंदर जाते हुए अपने मन में कहती है, अभी तो तनिष्क जी नहीं है, जल्दी से इस हलवा यहाँ पर रख कर चली जाती हूँ। प्राची हलवे को टेबल पर रख जैसे ही वह मुड़ने को होती है कि उसे डोर बंद होने की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनते ही प्राची को डर लगने लगता है। उसके हाथ पैर डर से कांपने लगते हैं। वह डर के मारे पीछे भी नहीं देख पा रही थी। तनिष्क प्राची के पास आकर उसके हाथ को पकड़ कुछ कहता उससे पहले प्राची जल्दी से कहती है, मैंने नोक किया था पर आपने कुछ कहा नहीं तो मुझे लगा आप नहीं है, इसलिए मैं अंदर आ गई और मैं यहाँ बस हलवा देने आई थी, मैं अभी चली जाती हूँ। इतना कहकर प्राची जाने को हुई तो तनिष्क ने उसकी हाथ कस के पकड़ लिया और उसे अपने पास खींचकर जैसे ही प्राची के कमर पर अपनी दूसरा हाथ रखा तो प्राची ने आंखें कसके बंद कर ली और उसके मुंह से हल्की सी चीख निकल गई।
प्राची के रिएक्शन देख तनिष्क अपने हाथ को हटा लेता है और प्राची को ले जाकर बेड पर बिठा देता है। तनिष्क को ऐसा करते देख प्राची कुछ कहने ही वाली थी, पर तनिष्क उसके होठों पर अपनी उंगली रख चुपचाप बैठे रहो। तनिष्क की बात सुनकर प्राची कुछ नहीं कहती और चुपचाप बैठी रहती है। तनिष्क साइड ड्राइवर से एक बॉक्स निकलता है, वह फर्स्ट एड बॉक्स था, जिसे लेकर वह प्राची के पास आ जाता है और उसके पास बेड पर बैठ जाता है। प्राची को कुछ भी समझ नहीं आ रही थी, वह बस एकटक तनिष्क को देखे जा रही थी। तनिष्क प्राची के साड़ी के पल्लू को पकड़ लेता है और जैसे ही उसे हटाने को होता है तो प्राची घबराकर अपने साड़ी के पल्लू को पकड़ लेती है। प्राची को ऐसा करते देख तनिष्क उसे घूर कर देखता है, जिसे देख प्राची अपनी हाथ हटा लेती है। तनिष्क प्राची के साड़ी के पल्लू को हटाता है। अब उसके सामने प्राची की दूध जैसे सफ़ेद कमर थी, जिस पर लाल खून का निशान थी जो अब तक सूख गई थी। तनिष्क प्राची के जख्म को देखकर एक बार प्राची को देखता है, जिसने अपनी नज़र झुका के रखी थी। तनिष्क डेटॉल लेकर प्राची जख्म पर जैसे ही लगता है, प्राची की चीख निकल जाती है और वह थोड़ी पीछे हटकर तनिष्क को देखते हुए, आप ये क्या कर रहे हैं? आपको करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद कर लूंगी। प्राची यह सब अपनी सिर नीचे झुकाए कही थी। उसने तनिष्क को देखा तक नहीं, पर तनिष्क उसकी बात सुनकर उसे घूर कर देख रहा था। अगर तुम खुद से कर सकते हो तो अब तक किया क्यों नहीं? तू तो मेरा ही वेट कर रहे थे कि मैं तुम्हारे इस छोटे से जख्मों पर मरहम लगा दूं, तो अब जब लगा रहा हूं तो नाटक क्यों कर रहे हो? मुझे ये सब नाटक एकदम पसंद नहीं है। इतना कहकर तनिष्क प्राची के हाथ को पकड़ उसे अपने पास खींच लेता है और धीरे धीरे मरहम लगाने लगता है। इस बीच प्राची एकटक तनिष्क के चेहरे को देख रही थी, जो बड़े ही सावधानी से उसके जख्मों पर मरहम लगा रहा था। उसे देख ऐसा लग रहा था जैसे प्राची बहुत नाजुक सी गुड़िया हो, जिसे बल चोट नहीं पहुंचा सकता। तनिष्क को अपनी ख्याल रखते देख प्राची के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। मरहम लगाने के बाद तनिष्क प्राची को देखे बिना उठकर जाके सोफे पे बैठ जाता है। तनिष्क के जाते ही प्राची उठ खड़ी होती है और अपनी सिर नीचे झुका के, वह मैं आपके लिए हलवा लाई थी, खा लीजिएगा। इतना कहकर प्राची रूम से बाहर जाने लगती है तो तनिष्क उसे रोकते हुए कहता है, कहाँ जा रहे हो? नीचे वो सभी है ना, तुम जब मन हो तब मेरे रूम में आओगे, जब मन हो तब जाओगे, अपनी रूम समझा है क्या? चुपचाप यही खड़े रहो, मैं हलवा खा लूंगा और फिर तुम इसे लेकर जाओगे। बार बार मेरे रूम में आने की बहाने मत ढूंढो। तनिष्क की बात सुनकर प्राची वहीं पर खड़ी रहती है। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रही थी कि तनिष्क उसके बनाए हलवे को खाएगा। तनिष्क के हलवे खाने से ही वह बहुत ज्यादा खुश थी। तनिष्क का हलवे को खाने लगता है। पहला चम्मच जैसे ही तनिष्क खाता है तो उसका चेहरा अजीब सा हो जाता है, जिसे देख प्राची घबराने लगती है, पर फिर चुपचाप तनिष्क पूरा हलवा खा लेता है। तनिष्क के खाने के बाद प्राची तनिष्क को ही देख रही थी, जैसे ये जानना चाहते हो कि तनिष्क को हलवा कैसा लगा। वह चाहती थी तनिष्क उसकी तारीफ करे, पर तनिष्क ने बस इतना कहा, यहाँ पर खड़े मेरा चेहरा क्या देख रहे हो, अब निकलो यहाँ से। इतना कहकर तनिष्क चुपचाप वहाँ से बालकनी में चला जाता है। तनिष्क के जाने के बाद प्राची एक गहरी सांस छोड़ हलवे के कटोरी को लेकर रूम से बाहर निकलती है। बाहर आते ही प्राची को रुक्मणी जी मिलते हैं, जो वहीं पर खड़े थे। प्राची को ऐसे उदास देख वह घबराते हुए पूछते हैं, क्या हुआ? तनिष्क ने तुम्हें डांटा या फिर कुछ और? इतना कहते कहते उनकी नज़र कटोरी पर जाती है, जो बिल्कुल खाली थी, जिसे देख उनकी आंखें हैरानी से फैल जाती है। ये हलवा ये तनिष्क जी ने खाया है, पर उन्होंने कहा नहीं उनको कैसा लगा। प्राची की बात सुनकर रुक्मणी जी कुछ सोचने लगते हैं, फिर उनके चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वह प्राची को लेकर नीचे चली जाती है। प्राची के नीचे जाते ही शौर्य उसे देखते हुए, प्राची क्या किचन में जितना शुगर था तूने सब? शौर्य इतना कह ही रहा था कि इतने में रुक्मणी जी उसे आंखों के इशारे से कुछ भी कहने से मना करते हैं, तो शौर्य कुछ नहीं कहता। सभी अपना अपना डिनर करते हैं और रुक्मणी जी प्राची को 2 कंगन देते हैं। ये कंगन देखने में मामूली है, पर यह बहुत कीमती है। यह मुझे मेरे सासू माँ ने दिया था और उनको उनके सासू माँ ने, और आज मैं इसे तुम्हें दे रही हूँ। इसे बहुत संभाल के अपने पास रखना। रुक्मणी जी की बात सुनकर प्राची अपनी सिर हाँ में हिलाती है। आलोक जी भी प्राची को एक लिफाफा देती है और जब प्राची उस लिफाफे को खोलती है तो उसके अंदर बहुत सारे पैसे थे, जिनको देख प्राची आलोक जी को उसे वापस देते हुए, मैं यह नहीं बेटा, अगर कोई किसी चीज़ आपको प्यार से देना तो वह रखना चाहिए। मेरे पास तो तुम्हारे सासू माँ की तरह कोई खानदानी चीज़ है नहीं, जो मैं तुम्हें दूंगा तो तुम यही रख लो, यह मेरा आशीर्वाद है। आलोक जी ने प्राची को रोककर कहा तो प्राची भी मान गई। इवनिंग में प्राची हॉल में बैठी थी और अपने फ़ोन में कुछ कर रही थी, तभी उसके पास टीना मिश्का और रुक्मणी जी आते हैं। उनको देखकर प्राची अपनी फ़ोन रख देती है। दी क्या बात है, मैं सुबह से देख रही हूँ, जब से आप जीजू का हलवा देकर आए हैं तब से आप रूम में ही नहीं गए, क्या बात है? टीना की बात सुनकर प्राची को तनिष्क की बात याद आ जाता है। उसे उस रूम में जाने से डर लग रही थी, पर अपने चेहरे पर स्माइल लाकर वह सबको देख, रूम में जाकर क्या करूँगी,
वैसे भी हमेशा रूम में रहना अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं यहीं बैठी हूँ। पर प्राची, तू आज पूरे दिन रूम में नहीं गई, क्या बात है? क्या बात होगी मिश्का? मैंने कहा ना, रूम में जाने का मन नहीं है इसलिए यहाँ पर हूँ। प्राची बेटा जाओ, रूम में जाओ, वैसे तुम्हें पैकिंग भी तो करना है ना, तुम्हारे सारे कपड़े कबर्ड में रखे हुए हैं, शाम को तुम्हारे पापा आने वाले हैं, तुम दोनों को लेने। टीना ने तो अपनी पैकिंग कर लिया, तुमने नहीं किया, जाओ जाकर अपना पैकिंग कर लो, रुक्मणी जी प्राची के सिर को सहलाते हुए कहते हैं। रुक्मणी जी की बात सुनकर प्राची खुश हो जाती है, पर उसके मन में डर भी था। वह रूम में नहीं जाना चाहती थी, पर फिर भी सबके सामने मुस्कुराते हुए वह धीर कदमों से तनिष्क के रूम की ओर बढ़ जाती है। प्राची रूम में जाती है और रूम में आते ही उसे काफ़ी ज़्यादा ठंडा सा महसूस होती है और अचानक से उसे घुटन सी महसूस हो रही थी। इन सब से प्राची को और घबराहट होने लगी थी और उसके अंदर डर और ज़्यादा बढ़ गई थी, उसे कुछ ठीक नहीं लगती। प्राची जल्दी से डोर की तरफ भागती है, पर तब तक तनिष्क उसके सामने आ जाता है, जिसका चेहरा गुस्से से लाल था। तनिष्क को इतने गुस्से में देख प्राची अपनी नज़र झुका लेती है, उसे लग रही थी उसके रूम में आने से तनिष्क उसके ऊपर इतना गुस्सा है। वही शौर्य जो इस वक्त सड़क की साइड में खड़े होकर अपने कैब का इंतजार कर रहा था, इंतजार करते हुए वह अपने मन में कहता है, क्या किस्मत है, इतने सारे लग्जरियस कार होते हुए भी मुझे ऐसे कैब का इंतजार करना पड़ रहा है। पनिशमेंट मिला तो मिला, यह अगर शादी रोक पाता उसके बाद पनिशमेंट मिलता तो मैं मान लेता, मेहनत पूरा पानी में गया, उल्टा पनिशमेंट भी मिल गया। शौर्य इतना मन में सोच रहा था, तभी अचानक उसे महसूस होता है कि किसी ने उसे हक कर लिया है। शौर्य अपनी सोच से बाहर आकर जैसे ही देखता है तो एक लड़की जिसने इस वक्त एक ऑरेंज कलर की अनारकली सूट पहनी हुई थी, उसने उसे हक करके रखा था। शौर्य उस लड़की की चेहरा नहीं देख पा रहा था। शौर्य उस लड़की को खुद से अलग करते हुए कुछ कहता है, उससे पहले वह लड़की मुस्कुराकर शौर्य ऐसे कहती है, डार्लिंग सॉरी मैं लेट हो गई, तुम कब से मेरा इंतजार कर रहे थे, प्लीज गुस्सा मत होना। वह लड़की देखने में काफी ज्यादा सुंदर थी, गोरा रंग, कंधे तक आते ब्राउन बाल, भूरी आंखें, गुलाब की पंखुड़ियों जैसी गुलाबी पतले होंठ। उस लड़की को देखते ही शौर्य कुछ पल को देखता ही रह गया, पर जल्दी ही वह अपने होश में आकर उस लड़की को खुद से दूर करते हुए कुछ कहने ही वाला था कि इतने में वहां पर 3 लड़के आ जाते हैं और उस लड़की का हाथ पकड़, कहाँ तक भागोगे जाने मन, और यह सब चाल हमारे ऊपर नहीं चलेगा, हमें पता है ये कोई तुम्हारी बॉयफ्रेंड नहीं है, तुम बस हमें दिखाने के लिए ये सब कर रहे हो। वह लड़की अपनी हाथ छुड़ाकर उस लड़के को थप्पड़ मार देती है, तुम लोगों को कैसे पता कि यह मेरे बॉयफ्रेंड नहीं है? शौर्य को देख, डार्लिंग तुम देख क्या रहे हो, यहाँ पर तुम्हारे गर्लफ्रेंड के साथ ये लोग छेड़खानी कर रहे हैं और तुम ऐसे स्टैचू बनकर खड़े हो, पीटो इनको, अच्छे खासे बॉडी क्या दिखाने के लिए बनाया है? शौर्य जिसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, वह एक बार उस लड़की को तो एक बार उन गुंडों को देखे जा रहा था। वह गुंडे शौर्य को ऐसे देख सब हंसने लगता है और एक कहता है, तुम्हारी ये लल्लू बॉयफ्रेंड ये हमें पीटेगा, इसने कैप्सूल खाकर बॉडी बनाया है और वैसे हमें लगता नहीं है कि यह तुम्हारी बॉयफ्रेंड है, हमें प्रूफ चाहिए। उन लड़कों की बात सुनकर वो लड़की उन लड़कों को घूरती है और फिर कुछ सोचकर वह शौर्य के कॉलर को पकड़ उसे नीचे खींचता है और उसके होठों पर अपनी होंठ रख देता है और किस करने लगता है उस लड़की के। ऐसा करते ही शौर्य जो पहले से ही हक्का बक्का था वो और ज्यादा हक्का बक्का हो जाता है और उस लड़की को ऐसे शौर्य को किस करते देख उन लड़कों को यकीन हो जाता है कि ये दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है और वह वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद वह लड़की शौर्य से अलग होने लगती है, पर शौर्य एक हाथ से उसकी कमर पकड़ दूसरे हाथ को उसके गर्दन के पीछे ले जाकर उसे पैसिनेट होकर किस करने लगता है। वह लड़की शौर्य के चेस्ट पर अपने हाथों को रखकर उसे खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी, पर शौर्य को उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, वो और ज्यादा पैसिनेट होकर उस लड़की को किस कर रहा था। कुछ देर बाद शौर्य उस लड़की को छोड़ता है और जैसे ही कुछ कहता कि वह लड़की शौर्य को थप्पड़ मार देती है और कहती है, बदतमीज, तमीज नहीं है, ऐसे कोई जबरदस्ती किस करता है, तुम लड़के हो ही ऐसी ठरकी। उस लड़की के आंखों में आंसू आ गई थी। इतना कहकर वो लड़की वहां से चली जाती है। शौर्य बस उस लड़की को जाते हुए देखता रहता है, उसकी आंखें इस वक्त गुस्से से लाल था। वह अपने एक हाथ को अपने गाल पर ले जाता है और गुस्से में कहता है, बदतमीजी पहले उसने शुरू किया, जबरदस्ती पहले उसने किया और सुनाकर मुझे गया, ऊपर से मुझे थप्पड़ भी मारा। शौर्य गुस्से में इतना कह ही रहा था, तभी वहां पर उसका कैब आ जाता है, तो शौर्य भी गुस्से में तमतमाए कैब बैठकर वहां से निकल जाता है।